ऑलराइट, सो अब हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का पहला पोर्शन विच विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके अंदर हम बहुत सारी बातें करेंगे, चार्ज की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, फील्ड की बात करेंगे, है ना, और भी बहुत सी चीज़, गॉस लॉ हो गया आपका, तो अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, और रिप्रेजेंटेटिव कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। सबसे पहले चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक फिजिकल क्वांटिटी, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आती है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। मास की डेफिनेशन देके बताओ, है ना, मास की कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती, लेंथ की कोई डेफिनेशन नहीं है, टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है। वैसे ही चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको बस परसीव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम वो रबिंग वगैरह करो वो वूल और ग्लास की, तो एक पॉजिटिव चार्ज आता है, एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो वो चार्ज एक इट्स ए प्रॉपर्टी बाय विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सर्टेड या करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें कहते हैं ना कि चार्ज फ्लो हो रहा है, वो हो गया आपका चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, वापस से मैं कह रहा हूँ, बट उसको समझ सकते हैं। तो अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। आपके पास दो चार्ज है Q1 और Q2। ऑल्सो चार्ज आपके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का अगेन कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आर्बिट्रेरली असाइंड है ना। बस ये है कि सेम साइन के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट सेम साइन के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे प्लस प्लस है वो रिपेल करेंगे, माइनस माइनस से रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज साइन अगर है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस r है, ठीक है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखा जाता है Fe बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे और भी बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं। तो पहली बात R तो चलो ठीक है, Q1 Q2 ठीक है, ये K क्या है, K एक कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू अपन हर पर्पज़ के लिए 9 × 10⁹ लेंगे। इसकी यूनिट निकालते हैं, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, इधर उधर लेके, तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, F R² अपॉन Q1 Q2 की यूनिट, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2 क्या है, इसको इधर लेके आएंगे तो नीचे की तरफ कूलम स्क्वायर आएगा, तो कूलम टू द पावर -2 आ जाएगा। ये भाई यूनिट हो गई इस चीज़ की। अब ये जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया, प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पॉज करके देखो कि मैंने ये कैसे लिख दिया। मैंने कुछ नहीं किया, K को मैंने लिखा Fe R² अपॉन Q1 Q2, उसकी यूनिट ऐसी हो जाती है। ठीक है, अब इस K को अपन ऐसा भी लिखते हैं कई बार 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या, इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है इस चीज़ को। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, तो K जो है आपका उसको लिखा जाता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोला जाता है। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.854 × 10⁻12। इसका यूनिट आप खुद निकाल के देखिएगा, 8.854 × 10⁻12 लिखा है ये, यूनिट आप खुद निकाल के देखिएगा और देखिए क्या यूनिट आता है इसका। K का उल्टा यूनिट आना चाहिए, बट मैं चाहता हूँ खुद करो ताकि आप सीखो। ठीक है, इतना समझ गए सब लोग बराबर। अब अपन और कुछ बातें करते हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे इस चीज़ से रिलेटेड वो मैं बता देता हूँ फटाफट से एकदम। क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे कि आपको है ना 2-3 चार्ज दे दिए होंगे, जैसे ये 10 माइक्रोकूलम का है, ये -15 माइक्रोकूलम का है, और ये 50 माइक्रोकूलम का है। बोला जाएगा इस पर कितना फोर्स लग रहा है नेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, वो चार्जेस की जो कनेक्टिंग लाइन होती है उसके अलॉन्ग ही होता है हमेशा, अगर पॉइंट चार्जेस हैं तो। ठीक है, और इवेंचुअली भी अगर अपन कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे देन वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, जैसा अपन ने आरबीडी के अंदर किया था कई बार, है ना, वैसे ही यहाँ भी अपन कर सकते हैं, और फिर अपन उसके ऊपर नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो अब लाइन जॉइनिंग के भी दो डायरेक्शन होते हैं कि लाइन के अलॉन्ग या अगेंस्ट, है ना। जैसे अपन इस पॉइंट से इस पॉइंट की अगर बात को अगर अपन आर वेक्टर माने तो आर वेक्टर के अलॉन्ग या अगेंस्ट, तो वहाँ पे आपका अगेन Q1 Q2 के साइन पर डिपेंड करता है। अगर दोनों के दोनों सेम साइन के तो Q1 Q2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो आप ये कहोगे कि इस पे इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये लाइन अगर तुम जोड़ोगे ना, स्ट्रेट लाइन जाएगी, शायद लग नहीं रही होगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन है वो स्ट्रेट लाइन ही बनाना चाह रहा था मैं, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, और रिपेल करेगी तो ऐसे आ गया। अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करो, ये दोनों अपोजिट साइन के थे, अट्रैक्ट होंगे तो इस पे फोर्स लगेगा इधर। ये F1 वेक्टर जैसे था, और इसको तुम 60 डिग्री मान लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, इसको तुम 10 मीटर की लेंथ दे रखी है जैसे, है ना। ठीक है, मतलब ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, इसको कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो अपन F1 निकालेंगे कितना, 9 × 10⁹ Q1 Q2। Q1 कितना है, Q2 कितना है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, पता है सबको। यूनिट में लिख नहीं रहा हूँ अभी कैलकुलेशन के लिए। R² 10² कैलकुलेट कर लो जितना भी आता है, कितना आएगा ये आपका, आ जाएगा ये
12 शायद इतना आएगा ये मेरे हिसाब से। ठीक है, ये तो कट गया, नहीं थोड़ा ज़्यादा आएगा। 45 × 10⁻²2 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, ऐसे ही F2 निकाल लो। एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में? 120 डिग्री एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, ये 60 + 60 120। तो आपके पास दो वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री है। एक की वैल्यू इतनी है, दूसरे की आप निकाल सकते हो। तो उनका रिजल्टेंट क्या नहीं निकाल सकते? वेक्टर के अंदर पढ़ाया था। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई मेन में आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो एक ये रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन हो गया अपना। तो अभी तक अपन ने क्या देखा? चार्ज क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, और फोर्स वगैरह कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब 2-3 और बातें कि अब इस चैप्टर में बकवास बहुत सारी होती है। ठीक है, कि चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज के एक्सपेरिमेंट्स, है ना, वो सब देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो सब जेईई में कोई काम का नहीं है, वो बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो आप एनसीईआरटी में जाइएगा, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। उसमें कम से कम 5-10 पेज की ऐसे गाथा गा रखी है पूरी, कि चार्ज ऐसे डिस्कवर हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन खड़े हुए थे, ब्ला 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 हो गया। इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप उनको पढ़िएगा बिल्कुल। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ वगैरह। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, 1.6 × 10⁻19 कूलम एक होता है यूनिट, जिसको ई बोलते हैं, विच इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। तो हम बोलते हैं कि सारे चार्ज इसी यूनिट में मिलते हैं, जबकि ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। आपके क्वार्क्स नाम करके पार्टिकल्स होते हैं जिनमें 1/3 और 2/3 ऑफ ई भी चार्ज मिल जाता है। बट अपन अभी के लिए मानेंगे कि चार्ज इज क्वांटाइज विद दिस क्वांटाइजेशन। ठीक है, और भी है, इंटीजर मल्टीपल यही हो सकते हैं, कंजर्व्ड होता है, ये सब बकवास बातें, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक कंजर्व्ड वाली बात इंपॉर्टेंट है कि कोई एक बॉडी की यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो कांस्टेंट है। आपके पास अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आया है यानी कहीं पे नेगेटिव, मतलब एक बॉडी अगर आपके पास है, ठीक है, उसके ऊपर जो नेट चार्ज है ना वो कंजर्व्ड रहेगा। ये बात होती है। अगर आपके पास जैसे 0 चार्ज पे कोई बॉडी थी, ये अगर पॉजिटिवली चार्ज होगी यानी कोई ना कोई चीज़ है जो नेगेटिवली चार्ज भी हुई होगी, इस तरह की कोई बात होती है। ठीक है, तो एनीवे ये सब हम आगे एग्जांपल के साथ देखते जाएंगे। और ये जो मैंने बोला उस बातों को फेस वैल्यू पे मत लेना, एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि इन चीज़ों में भी नुआंस्ड बातें होती हैं ना। यू नीड टू नो द एंटायर थिंग। तो उसके लिए आप जाइएगा। थ्योरी कवर करने हम नहीं आए, हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम जेईई एडवांस, जेईई मेन के लेवल के प्रॉब्लम लगाना जितने कॉन्सेप्ट बना लें। ठीक है, तो अभी अपन ने फोर्स देखा कैसे निकालते, समझ गए, है ना। अब एक चीज़ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है आपका फोर्स वेक्टर अपॉन चार्ज ऑफ द ओरिजिनल बॉडी। ठीक है, तो जैसे ये तुम्हारे पास कोई चार्ज Q1 है तो हम बोल रहे हैं कि अगर इसके r डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, r अगर तुम यहाँ ऐसे मानो ना, अगर पोजीशन वेक्टर r है तो अपन क्या बोलेंगे कि Q1 Q2 अपॉन r² के ऊपर हो जाती है क्या आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे। ठीक है, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो r³ नीचे कर दिया और r वेक्टर पर कर दिया, डायरेक्शन आ गई। या तो मैं अगर r³ में कन्फर्म प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे लिख दो r क्या मतलब यूनिट वेक्टर। अब ऊपर मैंने यहाँ पे r³ क्यों किया था नीचे, क्योंकि वहाँ पे मैंने r वेक्टर पूरा लिया था, तो वहाँ पे एक r एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा था मैग्नीट्यूड में। तुमने मैग्नीट्यूड को कैंसिल करके r² × r लिख दिया। ये r कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो यानी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो तुम उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं यार, अपन ने यहाँ पे एक बात नोटिस की, अगर यहाँ पे मैं Q2 की जगह Q3 रख देता तो यहाँ पे Q3 आ जाता, Q4 रख देता तो Q4 आ जाता। आप ये नोट कर रहे हो, तो ये चीज़ एकदम कांस्टेंट है, ये पूरी चीज़। तो अपन ने ये बोला कि यार क्यों ना अपन इसी को एक क्वांटिटी बना लें, इसको कह देते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे तुम कोई भी चार्ज डाल दो तो फोर्स कितना हो जाएगा, E × Q, खत्म बात। कोई भी चार्ज में Q' डाला तो द फोर्स ऑन Q' बिकॉज ऑफ Q इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q' बिकॉज ऑफ Q × Q'। समझ गए? वापस से सुनना मैंने क्या बोला, समझ आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, कुछ भी नहीं है, लोग पता नहीं ज़बरदस्ती बनाते रहते हैं इसको। ठीक है, अब इसके भी मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले बता, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का देखो कुछ खास है नहीं दम। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करना था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकालनी थी, इस पॉइंट पे बोल देंगे, तो इसकी वजह से ई वेक्टर लिख दो यहाँ पे कितना है। ठीक है, Q से डिवाइड करके क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन R1²। ये R1 है जैसे, और ये आपका Q1 है, ये Q2 है, ये R2 है। ये आपका एक वेक्टर हो गया, एक और वेक्टर इधर आ जाएगा आपका, मतलब हम नेगेटिव चार्ज मान रहे हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, K Q2 अपॉन R2²। रिजल्टेंट ले लो, वेक्टर का आंसर आ गया, ये लो, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो नए नए होंगे सोचेंगे ये चार्ज क्या है, फोर्स क्या लग रहा है, भाई पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, सोचना ही नहीं इतना। अपन को बस डायग्राम बनाना आना चाहिए। जैसे ही बोले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बनाया डायग्राम, बनाया ये वेक्टर बनाया, रिजल्टेंट ले लिया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही है भाई, फिजिक्स समझ में ही नहीं आ रही, नहीं, बकवास नहीं। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। अब अपन बात करते हैं
कि यार ये तो हो गया। अब अपन थोड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि अपने पास एक रिंग है, चार्ज क्यू की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज है इसके ऊपर क्यू, ठीक है, इसका रेडियस ए है। यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से होते हैं, एच सी वर्मा वगैरह एनसीईआरटी सब जगह दिए होते हैं, तो अपन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन को पहले सिमेट्री देखनी होती है। अब एक बात बताओ कि इसका कोई वाई कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है, नहीं, क्यों? अगर जैसे मान लो कि इसका एक कंपोनेंट ये वाला था ई एक्स और एक कंपोनेंट था ई वाई, अगर फाइनली जहाँ पे जैसे ऐसे ऊपर मान लो, अगर तुम इस रिंग को उल्टा रोटेट कर देते हो, ठीक है, तो चार्ज की कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कन्फिग्रेशन उल्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि उल्टा हो गया कन्फिग्रेशन, चार्ज कन्फिग्रेशन उल्टी हुई है, तो यानी ये भी रोटेट हो जाएगा, ठीक है। जबकि अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म रिंग थी, उल्टी रिंग भी सेम ही दिख रही है। तो ये क्या हो रहा है, सेम दिखने वाली रिंग की एक पोजीशन पे ऊपर है, एक बार नीचे है, ये तो गलत है। यानी कि ये जो है गलत, यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ के कंपोनेंट सेम होने चाहिए, यानी ई वाई इक्वल टू माइनस ई वाई होना चाहिए, क्योंकि सेम। समझे मैंने क्या किया? मैंने ये माना कि यार इसका ई वाई जैसे था, मैंने रिंग को 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये इधर की तरफ हो जाना चाहिए था, माइनस ई वाई हो जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी सेम ही है मेरे भाई, क्योंकि यूनिफॉर्म रिंग थी। तो हमने बोला ये होना चाहिए, इससे क्या आ गया, ई वाई बराबर 0। यानी हम सिमेट्रिक कंसिडरेशन से कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एक्स डायरेक्शन में ही होगी। इतना समझ गए? नहीं समझे तो अपन और भी कैलकुलेशन करके भी ला सकते हैं। तो अब भाई मेरे तुम्हें काम करो, यहाँ पे तुम एक कोई सा भी कंसिडर कर लो मेरे भाई पॉइंट एक, ठीक है, एक डी एक्स, ये एक डी थीटा एंगल तुम मान लो, ठीक है। यहाँ पे डी थीटा अपन ने एक एंगल मान लिया छोटा सा, समझ रहे हो? यहाँ पे ये छोटा सा ऐसे एक, ये जैसे रिंग अपनी ऐसी है, तो मैंने एक ये छोटा सा डी थीटा मान के एक आर्क सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसकी वजह से मेरे भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये तो 90 डिग्री होगा, प्लेन में जाके सोचो, ठीक है। पाइथागोरस मतलब रेडियस है और एक नॉर्मल है, परपेंडिकुलर हुए, देख लो मेरे भाई, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे कहीं भी घुमा दूँ नॉर्मल ही रहेगा, वो तो दिखने में शायद नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा सोचो तो समझ में आएगा। तो इसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये एंगल को तुम थीटा मान लो यहाँ से। वैसे यार मुझे लग रहा है मैं तुम लोगों के लिए ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ इस चीज़ को, चलो जो भी है। अपन एक काम करते हैं, ऊपर वाला एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, वरना तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। अपन ये वाला एलिमेंट लेते हैं, जैसे अपन को यहाँ पे निकालना था, ये एक्स डिस्टेंस है, अपन यहाँ पे ही एक ले लेते हैं एलिमेंट, ठीक है, डी क्यू विथ चार्ज का जैसे कोई एलिमेंट अपन ने ले लिया, उसकी वजह से अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसका केवल एक्स कंपोनेंट लेना है अपन को। ये अगर ए है, ये अगर एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो दिख रहा है ना मेरे भाई, अब मैं कोई सा भी पॉइंट लेता ना तो भी यही आता। आप रोटेट करके देख लो अपना सिर, ठीक है, ये प्लेन में ऐसे है, ये जो सर्कल है ऐसे पड़ा हुआ है, वो तो मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू डी क्यू, सॉरी के इंटू डी क्यू, क्योंकि स्मॉल चार्ज डी क्यू लिया है, अपॉन दिस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट का स्क्वायर किया तो बाहर आ गया अंडर रूट के। अब मेरे भाई अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, अब यहाँ पे ये एंगल थीटा कितना होगा, इसका कॉस लेना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अपन ने देखा कि यार वाई कंपोनेंट सारे कैंसिल हो रहे हैं। उसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि इसके जस्ट ऑपोजिट में अगर एक और पार्टिकल लेता, उसका चार्ज डी क्यू होता, उसका फील्ड इधर आता, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं वाई कंपोनेंट में, केवल एक्स कंपोनेंट ही ऐड होता, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसका कॉस थीटा लेंगे तो कितना आएगा वो, इंटू एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर। समझ गए इतना मेरे भाई, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होता है। अब अपन इसको इंटीग्रेट जैसे करते हैं, x तो कांस्टेंट है मेरे भाई, a कांस्टेंट है, बराबर, समझे इतना, x कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, केवल dq कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे सब वेरिएबल बाहर आ जाएंगे, केवल dq बचेगा, और dq इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, q तुम्हारा टोटल ऑफ द रिंग। तो ये आपका आंसर आ गया, ये लो खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अब सेंटर पे निकालना है तो x की वैल्यू 0 डाल दो, तो 0 आ जाएगी, जो आनी भी चाहिए, क्योंकि एक सेंटर पे अगर तुम देखो तो इसके इस पार्टिकल की वजह से इस साइड होगी, और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो पार्टिकल उसकी वजह से इस साइड होगी, दोनों सेम डिस्टेंस पे सेम चार्ज के, तो कैंसिल हो गया। इस तरह से हर पेयर कैंसिल करता जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग 0 होगी, जो प्रूव भी हो रहा है फॉर्मूले से भी। तो आपको फॉर्मूले में इस तरह की वैल्यू चेक करनी चाहिए, इन्फिनिटी पे क्या होता है 0। अब इन्फिनिटी पे बात करें तो इन्फिनिटी पे अगर आप बात करो ना,
ये x बहुत लार्ज हो जाता है, जैसे x इज ग्रेटर देन a, तो आप इस रिंग को एक तरह से पॉइंट चार्ज मान सकते हो। मतलब एक रिंग को बहुत दूर रख दो, 100 मीटर दूर रख दो, तो तुम्हें रिंग जैसे तुम्हें ऐसा लगेगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये, तो समझ रहे हो। तो वैसा अपन करके देखते हैं। तो x इज ग्रेटर देन a कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू लगभग अपन x स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे ये 1 करोड़ है x और a 1 है, तो 1 करोड़ स्क्वायर प्लस 1, तो 1 करोड़ स्क्वायर ही लिख देंगे लगभग उसको। तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब। तो ये बन के देखो आपका कॉलम फॉर्मूला बन गया k क्यूब बाई x स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही आ रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है। तो ये कुछ केसेस होते हैं आपके यूनिक केसेस, उनको चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की तरह हो गया, ये क्वेश्चन ही होता है, ये थ्योरी में पढ़ा देते हैं टीचर्स वगैरह। तो हम आपको नोट्स वगैरह देंगे, उसके अंदर ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि क्या क्या होते हैं, और ये ग्रेविटेशन से सिमिलर है, तो आप याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। एलिमेंट लेना है छोटा सा, ठीक है, उसका आपको फील्ड निकालना है यहाँ पे, और उसके कंपोनेंट लेना, सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करना है। अब जैसे एक और क्वेश्चन आता है, एक अच्छा सा, जो मैं चाहता हूँ आप करके दिखाओ मुझे। एक रॉड लो, यूनिफॉर्मली चार्ज L लेंथ की, इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग x डिस्टेंस पे बताओ, ठीक है। अब वापस से इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे अपन, जैसे y डिस्टेंस पे ले लिया, इसमें इंटीग्रेशन रहेगा वैसे शायद, ठीक है। अब अगेन y कंपोनेंट तो कैंसिल होगा, कि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, dq की कितनी, उसका cos थीटा लोगे, कुछ आएगा वो y के टर्म्स में, और फिर इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम -L/2 से L/2 तक y की वैल्यू, ठीक है, समझ गए ना। तो ये करके दिखाओ यार मेरे भाई। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखिए। नहीं समझ में आया तो ये HC वर्मा वगैरह में मिल जाएगा आपको, और भी बुक्स के अंदर होता ही होता है ये, है ना। और वरना हम तो फॉर्मूला दे ही देंगे, तो आप उससे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। क्या क्या पढ़ा मैं, चार्ज क्या होता है वो पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालते उसका क्वेश्चन देख लिया कि वेक्टर सम करना होता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा कैसे निकालता है, फिर क्वेश्चन देखे हमने 2-3, और ये एक इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी करा, इसमें सिमेट्री समझ गए हम, यूनिक केसेस समझ गए कि x = 0 से x = इन्फिनिटी पे चेक करना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट लगेगा इन्फिनिटी से तो उसको कॉलम्स लॉ फॉलो करना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बताऊंगा नहीं, और ये पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको सोल्यूशन वैसे भी मिल जाएंगे, बट हर चीज़ का सोल्यूशन मिलता है तो अपन करना बंद कर देते हैं, इसलिए ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर, इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।